मैं नवीन कुमार, आप वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास का कुछ ऐसा पल जो प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन ओनली फॉर ग्रुप डी स्टूडेंट के लिए, वो सॉल्यूशन हम कराते चलेंगे। 4/12/2018 का यह प्रश्न है ना। जितने भी प्रश्न आएंगे 4/12/2018 के प्रश्न दिए गए, जितने भी शिफ्ट के हैं वो सारे प्रश्न यहाँ सॉल्यूशन करते चलेंगे। और मैथ्स रीडिंग का जितना भी प्रश्न रहेगा सब इसको सॉल्यूशन करेंगे बखूबी बढ़िया तरीके से, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो जो भी दोस्त हमारे इष्ट मित्र हैं, जो भी है साथी है, बंधु है, भाई है, बहन है, उन सभी से यही आग्रह है कि आप कृपया जो भी ग्रुप डी देने वाले व्यक्ति होंगे, है ना, उनको बढ़िया तरीके से आप बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करके आप तैयारी कीजिए और जाकर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में गर्दा बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए आज इसका हम आगे की ओर चलेंगे और किस तरीके का जो प्रश्न आता है वहाँ पर हम बखूबी कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कि जितना भी मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न होगा वो सब हम सॉल्यूशन करवाते चलेंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है ना। और जो भी आएगा स्टैटिक जीके होगा तो उसको भी करवाएंगे आसानी से, परंतु मैथ्स रीजनिंग पहले अपने प्लेटफॉर्म पे जो मैथ्स बाय नवीन कुमार है, मैथ्स बाय नवीन सर, उस पर हम इसको कराते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देता है क्या कि अगर 126 लिखा हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 126, 132, 142, 148, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला सीरीज होगा वह कौन सा होगा, यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ ऑप्शन भी दिया है दोस्त, क्या दिया है, 162, दूसरा नंबर है 158, तीसरा नंबर ऑप्शन है 152 और चौथा नंबर ऑप्शन है 168, है ना। इस प्रकार का ये प्रश्न दिया है और पूछ रहा है कि इनमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये हमको टिक करके बतलाइए। देखिए ये आसान सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है, इसको आसानी से करते चलेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर 6, यहाँ से यहाँ बीच का अंतर 10, ठीक है। फिर यहाँ से देख लीजिए यहाँ से कितना अंतर है, 6 का है। उसी प्रकार से चेन जो है बनते जाएगा, 6 10 6 10, इस प्रकार से यहाँ 10 का चेन होगा तो ये हो जाएगा 158। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा 158 होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर दूसरा नंबर जो प्रश्न देता है कैसे प्रश्न है, ठीक है, उसको ध्यान से देखते चलेंगे। ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है। क्या लिखा है, लिखा है कि P का उत्तर देने के लिए P का मान क्या होगा ये बतलाना है। और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पूछा है कि P का मान क्या होगा, है ना, क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। और इसके बदले में 2 आपका कथन दिया गया है। कथन क्या है दोस्त, तो दिया है ए वाला कथन में बोला है कि P/P² समानुपात P² अनुपात 1000, है ना। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है बी वाला में वो दिया है P² + 2Pn + n² = 21, ठीक है, ये दे दिया है। और यहाँ पूछ रहा है क्या कि P का मान कौन सा होगा ये बतलाना है। देखिए इसको निकालना बहुत आसान है, कौन से कथन से ये आंसर देगा वो पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आपको दिखते चलेगा, किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, बोला होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा है कि इसमें से कौन सा होगा ये बतलाना है। तो आसान सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है, इसको निकालने का सबसे आसान सा। आप जानते हैं समानुपात पढ़े होंगे, तो जब कभी भी 2 समानुपात रह जाए, जब 2 अनुपात आपस में बराबर के रूप में होता है तो उसी को समानुपात बोलते हैं। यानी नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं पहले वाले स्टेटमेंट को अगर सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से तो किस प्रकार का होगा, सो देखते चलेंगे। P, है ना, का गुना किससे हो जाएगा, या P² लिखिए ना, P² = P² / 1000, ठीक है। इससे इसको गुना करिएगा तो लिखिएगा, है ना, 1000P बराबर कितना, तब PQ, P के पावर 4, है ना, P के पावर 4। एक P से ये वाला खत्म हो जाएगा तो ये 10 के पावर 3 को कितना लिख सकते हैं, P के पावर 3। बेस समान तो पावर समान, पावर समान तो बेस समान। ये आप पढ़े होंगे सर्ट्स वाला, अगर सर्ट्स नहीं पढ़े होंगे तो जाकर सर्ट्स का वीडियो देख लीजिए। यानी इस तरीके से P का मान आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा वाला ऑप्शन से चलिए। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, P² + 2Pn + n²। ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है दोस्त, है ना, P + n का दी होल पावर 2 बराबर 21।
अब यहां पर ध्यान दीजिए कि एक तो p का मान हमको पता नहीं है, इसके बाद n का भी मान पता नहीं है, तो दो दो अज्ञात राशियां इसमें हो गया, इसलिए दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा आपका नहीं हो पाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन केवल एक होगा, तो केवल एक पर्याप्त होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया है, एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है, जो गली के एक तरफ जमीन से 48 फीट ऊपर, उस जमीन से वह सीढ़ी गली के दूसरी तरफ जमीन से 55 फीट ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। यदि उस सीढ़ी की लंबाई 73 फीट है तो गली की लंबाई कितनी होगी? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। इस प्रश्न को आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए पहले ये प्रश्न को रोकिए और बनाने का पहले कोशिश करिए कैसे देता है प्रश्न। ठीक है ना, चलिए तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसा सॉल्यूशन आता है इस प्रकार को। पहले आप कोशिश करिएगा, वीडियो को रोकिएगा और बनाने का कोशिश करिएगा, खुद बनाइएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से जज्बा आएगा कि हम इस प्रश्न को बना रहे हैं। अगर नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत होना चालू हो जाएगा। पहले वीडियो को रोकिए आसान से, फिर बनाते चलिए। आपके पास तो ऑलरेडी पहले से रिपीटेशन हो चुका होगा। अब सॉल्यूशन क्या बोलता है कि एक खिड़की है जो जमीन से कितना ऊंचाई पर है, तो एक खिड़की मान लेते हैं कि ये आपका जमीन है, धरातल है ना, ये जमीन से ऊपर है 48 फीट, कितना है 48 फीट, ठीक ना, और ये वाला जो है इसकी ऊंचाई है 55 फीट, यहाँ दे दिया, देख लीजिए, है ना। दूसरी तरफ एक खिड़की है, ये जमीन से इस गली तक, यहाँ से इस खिड़की की जो ऊंचाई है, खिड़की नंबर 1 खिड़की नंबर 2, है ना, यहाँ पर जो ऊंचाई है ये 55 फीट है, ठीक है ना। और सीढ़ी की ऊंचाई दे दिया है, यदि उस सीढ़ी की कुल लंबाई जो है दे दिया है 73 फीट, यानी सीढ़ी जो है हमेशा ऑलरेडी दे दिया है कि सीढ़ी जो है 73 फीट का है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको बनाते चलते हैं कैसे बनेगा। ये वाला दोनों आपका सीढ़ी आपस में बराबर है, इधर भी 73 फीट है और इधर भी 73 फीट का है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना लंबाई होगा। अभी देखिए आप जानते होंगे दोस्त सबसे पहले कि ये जो है सीढ़ी इस पर परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है, ये खिड़की जो है इस जमीन के साथ, खिड़की की जो ऊंचाई है ना, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 के सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, है ना। ये वाला आपका हो जाएगा, अगर मान लेते हैं लंब बोलते हैं तो इसको आधार बोलेंगे, अगर इसको लंब बोलेंगे तो इसको आधार बोलेंगे, और इन दोनों आधार को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपका गली का कुल लंबाई हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आसान से हम देखते हैं, पहले मान लेते हैं b1 और b2 निकाल लेते हैं, यहाँ से b1 b2 निकाल लेते हैं। b1 का मान कितना होगा दोस्त, b1 का मान हो जाएगा इसमें से स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम लंब के स्क्वायर को घटा लेंगे तो देखिए लिख देते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से अगर लंब के स्क्वायर को घटा लिया जाए तो ये हो जाएगा b1 का स्क्वायर, मतलब b1 का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से b2 अगर मान निकालना चाहें, b2, है ना, तो क्या कर सकते हैं, तो ये कर्ण है, कर्ण के वर्ग में से, है ना, लंब के वर्ग को क्या करेंगे, घटा लेंगे। यहाँ 58 है भाई, 55 है, इतना का वर्ग अगर घटा लिया जाए तो इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो b1 और b2 जो होगा गली की कुल लंबाई हो जाएगी, है ना। अब यहां से ध्यान देना है ऑप्शन क्या क्या दिया था। ऑप्शन जो दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दिया है 103 फीट, ठीक है, पहला 103 फीट दिया है, दूसरा नंबर दिया है 110 फीट, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है 92 फीट और चौथा नंबर ऑप्शन दिया है 100 फीट, है ना। इस प्रकार से यहां दिया गया है। अब इसको बनाना बहुत आसान है दोस्त, सब चीज कर दिए है, इसको बना लेना है। अब देखिए निकालने के क्रम में कैसे निकालिएगा, तो या तो a प्लस बी पर करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नहीं तो डायरेक्टे वर में आप फॉर्मूला निकाल लीजिए। ये देखिए अगर इसको बात कीजिएगा, है ना, तो इसको डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है 50 से जितना ज्यादा आगे रहे उस पर बनाइए, नहीं तो फिर डायरेक्ट वे में 3 के पावर 2 तो हो जाएगा 9, 7 तिया 21 दूनी 42 का 2 बचेगा 4, 7 7 49 और 4 53 तो हो जाएगा, है ना, 5329 माइनस ई 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग होता है 4 तो 0,4 हो जाएगा। 2 कम था 50 का आधा करेंगे 25 में से 2 घटाइए 23, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 23,04। अब इसको यहाँ से घटाइए, ई वाला को भी निकाल लीजिएगा उसी प्रकार से और दोनों को जोड़ दीजिए 7, ये कितना है 5329 और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 6 30, यहाँ से इसको करिए, इन दोनों का जो अंतर होगा इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 2 0 3, 30 25 जो होगा 55 का हो जाएगा, और ये वाला जो रूट निकल के आएगा इसका कितना मान हो जाएगा, तो ये 48 का हो जाएगा दोस्त, है ना, ये 48 का हो जाएगा 23,04, ठीक है ना,
इसका निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 103 फीट, है ना, जो आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, देखिए 8 5 13, 5 4 9 1 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गली की कुल लंबाई जो होगी, है ना, गली की कुल लंबाई जो होगी, गली की कुल लंबाई 103 फीट। ठीक है ना, ये आसानी से आप कर सकते थे, कोई बड़ा भाग नहीं था, बड़ा भारी चीज नहीं था, आसानी से इसको बना सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कैसा है तो उसको देखते हैं। दिया है 4 संख्या का माध्य दे दिया 22, उनमें से सबसे बड़ी 3 संख्या का माध्य दे दिया 19। यदि आंकड़ों की रेंज दे दिया है 15 है तो 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी देखेंगे कैसे बनाएंगे। सो चलिए दोस्तों, तो अब अगला प्रश्न पे आते हैं जो दिया गया था, अभी अपने बोल के बतलाया कि 4 संख्याओं का माध्य 22, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य जो है दे दिया 19। यदि बड़ी संख्या मतलब यदि आंकड़ों का रेंज दे दिया 15 तो 3 सबसे बड़ी संख्या का माध्य क्या होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहां देख लीजिए ऑप्शन भी दे दिए। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते चलते हैं। क्या है कि 4 संख्याओं का माध्य दे दिया है, तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर कहिए या आपका औसत कहिए, बात दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो 4 संख्याओं का औसत दे दिया है 22, तो कुल योगफल कितना हो जाएगा, तो योग जो हो जाएगा 4 संख्याओं का, ये 4 गुना 22 यानी 88 हो जाएगा। और उनमें से यानी मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 संख्याओं में से सबसे छोटी 3 संख्या है, उसका दे दिया है माध्य कितना, तो उसका माध्य दे दिया 19। तो यहां तक के, यहां से यहां तक का टोटल माध्य, ये योगफल हो गया 88, और यहां से यहां तक का टोटल हो गया कितना, 19 3 57, 19 में 3 से मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा, है ना। यदि आंकड़ों का रेंज दे दिया यानी प्रथम और अंतिम वाला का रेंज दे दिया, दोनों का अंतर दे दिया 15। ठीक है ना, रेंज का मतलब होता है अंतर, है ना, परास जिसको बोलते हैं, है ना। परास जो है आपका दे दिया है कितना, 15, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिया जाए तो उसका अंतर दे दिया है। अब देख लीजिए दोस्त, ये वाला 4 संख्या यहां से यहां तक है 88 और 3 संख्या यहां से यहां है कितना 57, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो इनमें से इनको घटा लीजिए, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 31, ये वाला हो जाएगा 31। और इन दोनों के, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों के बीच यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर दे दिया है कितना, तो ये है आपका 15, तो ये वाला संख्या कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, होगा 16 होगा ना। अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है दोस्त, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है कि अंत यानी सबसे बड़ी 3 संख्या जो होंगी, सबसे बड़ी 3 संख्या, ये तीनों संख्याओं का माध्य बतलाइए। तो देखो दोस्त, यहां पर बात करना है कि यहां से यहां तक 4 संख्याओं का कुल योगफल दे दिया कितना 88। अब सबसे बड़ी की बात बोला, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये तो छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं पहले, तो पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा ये है, इसके बाद जो भी संख्याएं होंगी सबसे बड़ी होंगी। तो 88 में से अगर कितना घटा लिया जाए, 16 घटा लिया जाए तो हो जाएगा 3 सबसे बड़ी संख्या, 3 सबसे बड़ी संख्या। और माध्य की बात बोलेगा तो माध्य निकाल देंगे, हो जाएगा, यहां से घटाइए आपका आंसर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 और ये वाला 7, है ना, 3 से भागा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। तो 3 सबसे बड़ी संख्या का माध्य जो होगा, है ना, 3 सबसे बड़ी संख्या, 3 सबसे बड़ी संख्या का माध्य जो होगा, बड़ी संख्या का माध्य, है ना, ये माध्य कितना होगा, तो 24 होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो इससे बना लीजिएगा, आसानी होगा, ऐसे करके बनाइएगा थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, लैंग्वेज लिखने में थोड़ा भार होता है, इसलिए आप इस तरीके से बनाइए, क्वेश्चन को आसानी बनते जाएगा। जितना भी प्रश्न आएगा औसत से जो भी रिलेटेड प्रश्न रहेगा सब इसी पे हम ऐसे ही करके बनाते चलेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका शंकु से, ठीक है ना, कोण से, कोण से जो भी संबंध रहेगा क्वेश्चन उसको हम यहां करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन है, उसके बाद फिगर इमेज है, जो भी रहेगा सब इधर करते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, तो देखते हैं। यह है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा शंकु का, एक लंबवृत्तीय शंकु का दे दिया है, शंकु इस प्रकार का होगा। ठीक है ना, इस प्रकार का शंकु होगा आपका। ठीक है, ये शंकु, और यहां से यहां तक का आपका पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वाला जो है उसका एरिया निकालना है। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर
कैसे निकलेगा? तो ये होता है फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक है ना, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये जो है टोटल आपका ऊंचाई दे दिया यहाँ से यहाँ कितना, तो √429 सेंटीमीटर, और ये स्लांट हाइट दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और ये वाला निकालना है पहले। तो ये वाला आर निकल जाएगा, इससे आर निकल जाएगा तो टोटल मान निकल जाएगा। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल की जरूरत, जबकि एल है आपका, है ना, पाई के मान ले लेना है 22/7, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ले लेते हैं, ये कितना होगा 22/7 गुना एल के जगह हो जाएगा 25, और आर का मान निकालना पड़ेगा। आर का मान निकालने के लिए 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो 25 का स्क्वायर निकल जाएगा, अब माइनस 429 रूट का स्क्वायर निकल जाएगा, है ना, इतना, इससे ही रूट खत्म हो जाएगा। 25 का होता है 625, 429 यहाँ से घट जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए 9×6=15, ये हो जाएगा 9×2=11, 1, तो 196 हो जाएगा 14 का, है ना। तो यहाँ से निकल के आएगा 14, ये हो जाएगा 7×2 14, ये 22×2 44, 44 गुना 25, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 25 चौका 100, 100 इधर से और 100 इधर से, और 11 से और मल्टीप्लाई कर दिए 1100, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर इसी तरीके से चलेंगे। ये सब क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है ना, धीरे धीरे इसको बनाते चलेंगे, क्वेश्चन पूरा आसान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब यहां से देखते हैं, यहां से कुछ ब्लड रिलेशन का भी प्रश्न आया है, कुछ मिरर इमेज का प्रश्न आया है, और कुछ सिंप्लीफिकेशन आया है। देखिए इसका जो है कि आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते चलते हैं, कैसे बनेगा। तो दिया है कि नीदा फाजिल का पुत्र है। अब एक चीज इसमें हम बतलाना चाहेंगे कि ये जो है कि ब्लड रिलेशन जो है एक संबंधित है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, विदाउट पढ़े हुए इसका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम बता देते हैं, अगर ब्लड रिलेशन का रहेगा तो ऐसा हम टॉपिक ले आएंगे, रीजनिंग वाला पार्ट में आपको डाल देंगे, ठीक है ना, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, सॉल्यूशन देखते चलते हैं। देखिए बोलता है कि नीदा जो है किसका पुत्र है, फाजिल का पुत्र है। तब फाजिल का पुत्र कौन है, तब फाजिल, है ना, नामो इसने दिया हुआ है फाजिल, है ना, फाजिल का पुत्र कौन है बाबू, तो ये नीदा है, कौन है, पुत्र है, ठीक है ना। नीदा फाजिल का पुत्र है, और फाजिल जो है मेहर का भाई है। फाजिल किसका भाई है, तब फाजिल मेहर का भाई है। भाई के लिए सिंगल लाइन होता है भाई, है ना। तब मेहर का भाई कौन है, फाजिल है, मेहर का भाई फाजिल है। अभी भाई है कि बहन है पता नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ प्लस माइनस करते चलेंगे। और देखिए सैफ, है ना, सॉरी खैफ, खैफ मेहर का पति है। तो अब यहाँ डायरेक्ट ये कंफर्म हो गया कि खैफ अगर पति होगा तो पत्नी कौन होगी, मेहर होगी, तो मेहर पत्नी होगी। इन दोनों के बीच नोकझोंक, इसलिए एरो साइन दे दिए हैं। तो खैफ यहाँ लिख देंगे दोस्त, खैफ, है ना, ये हो जाएगा खैफ। तो पूछ रहा है कि मेहर का नीदा से क्या संबंध है, यानी मेहर जो है नीदा का कौन लगता है, मेहर नीदा की कौन लगेगी, ये पूछ रही है ना। तो ये देखिए इधर से पिताजी होंगे, पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं, फुआ बोलते हैं, और फुआ यहाँ पे है, देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा बुआ। इस प्रकार से आपका चौथा आंसर होगा। तो ब्लड रिलेशन भी आसानी से आप बना सकते, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी आसानी से करते चलेंगे। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है दोस्त, है ना, जब कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब दे दे तो इसको बनाना आसान है। और दर्पण में देख लीजिएगा दर्पण किधर की ओर है, तो दर्पण इसका नीचे की ओर है, ठीक है, दर्पण नीचे की ओर है। अगर दर्पण इधर रहता, इस साइड से ऐसे दर्पण रहता, है ना, तो इसको इस प्रकार से बनाते। अभी हम दोनों बता देते हैं। अगर दर्पण नीचे की साइड से, ऊपर वाला खींचिए नीचे ले आइए, आपका आंसर हो गया। अगर इधर साइड रहता, इधर से खींचेंगे इधर लेके चल जाएंगे, ये आपका दर्पण हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, है ना, यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं, ये और ये, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां भी ऑप्शन रहेगा इस प्रकार से आप इसको बना के क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ये बोर्ड मास का है, ये बोर्ड मास आप पढ़े हैं, इससे बना सकते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ तो बी तो है नहीं, ओ तो है नहीं, यहाँ डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद एडिशन होगा, इसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, है ना।
तो देख लीजिए सब्ट्रैक्शन भी नहीं है तो इसका भी काम नहीं होगा। आगे बढ़ते चलते हैं, यहां से 8 से भागा देना है। 2 के पावर 3 को कितना बोलते हैं? 8 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 8 से, है ना, 12 8 96, 12 बार में कट जाएगा। 12 तो ये कितना हो जाएगा? 36, और 36 में 8 जोड़िएगा हो जाएगा 44। इस प्रकार से आपका आंसर 44 हो जाएगा दोस्त, है ना। आसानी से इस तरीके का प्रश्न को हल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा आसानी से करते चलेंगे, और भी ऐसा ढेर सारा प्रश्न है और भी करते चलेंगे। अभी यहां से करीब करीब मेरे अनुसार से इसमें जो है 30 प्रश्न से ऊपर क्वेश्चन है। आसानी से सारा क्वेश्चन कर लेंगे, आपको इस वीडियो में डाल के दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आएगा, अभी करीब करीब 400 से 500 क्वेश्चन होंगे। जितने भी सेट का क्वेश्चन आया है सारा यहां हम करवाते चलेंगे, है ना। बखूबी आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगा कि जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे नहीं। उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जहां तक यह बच्चा जो है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम देना चाहता है, जो एमटीएस का एग्जाम देना चाहता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, नो बकवास वाली बात है। यहाँ पर ज्यादा कमेंट समेंट हम उतना नहीं करते हैं, है ना, इतना ही करते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा काम कर दिए, है ना। बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई के साथ जुड़िए रहिए, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत हंसी मजाक वो अलग बात है, हंसी मजाक होते रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्त। तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। यह जो प्रश्न है अभी कथन निष्कर्ष पर दिया है, कथन और ये दे दिया है कि प्रश्न और कथन दे दिया है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका सही होगा, और दूसरा नंबर जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दिया है। कोडिंग डिकोडिंग जो है आसान है, ये ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है, ये थोड़ा सा है ना, ये भी ज़्यादा नहीं है। आसानी से आप देखिएगा तो एक बार में आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे दिया है, कथन का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, मतलब प्रश्न का उत्तर देखने, है ना। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यह होना चाहिए था प्रश्न का उत्तर देने के लिए, है ना। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सत्य है यह बतलाना है। तो बोलता है कि टी भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा है। टी जो है भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा है, यानी कहने का मतलब भी बड़ा है कि डब्ल्यू बड़ा है ये पता नहीं है, लेकिन अगर बात किया जाए इसकी सॉल्यूशन की, है ना, तो ये कंफर्म है कि टी जो है सबसे बड़ा है। यानी टी जो है भी से भी बड़ा है और डब्ल्यू से भी बड़ा है। अब इन दोनों की बात अगर रही दोस्त, है ना, इन दोनों की बात रही कि इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है, ये हमको बखूबी तरीके से पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि टी जो है सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है? तब बी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा है। बी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा टी है, लेकिन ये पता नहीं है कि भी बड़ा है कि यहां डब्ल्यू बड़ा है, ठीक है ना। तो देखा जाए पहला कथन क्या दे रहा है कि टी डब्ल्यू से बड़ा है। देखिए टी जो है डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू भी की बड़ी बहन है। यहां पे तो कोई स्टेटमेंट आपका दिया नहीं है ना। इस तरीके से हम इसको नहीं बतला सकते हैं कि ये जो है कि डब्ल्यू जो है भी की बड़ी बहन है। ये कहां कहा गया है? ये तो कहीं कह नहीं रहा है, ये तो सिर्फ बोला है कि आपका कथन है कि कथन बताया है कि डब्ल्यू जो है बी की बड़ी बहन है ना। तो डब्ल्यू जो है कि भी की बड़ी बहन है, तो सबसे बड़ा पूछ रहा है कि कौन है ना। तो ये जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए इससे हम आसानी से हम आंसर बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टी डब्ल्यू से बड़ा है, ये तो ठीक है, यहाँ ये भी ठीक है। तो आंसर केवल एक पर्याप्त होगा, यानी पहला वाला जो नंबर होगा ये सिर्फ पर्याप्त होगा, है ना, इसका आंसर देने के लिए। नहीं तो इसको देख के चलते हैं, क्या लिखा है कि टी डब्ल्यू से बड़ा है और डब्ल्यू भी की बड़ी बहन है। भी की बड़ी बहन कौन है? भी की बड़ी बहन डब्ल्यू है ना। भी की बड़ी बहन डब्ल्यू है, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो ये है। अब यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि टी भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा है। प्रश्न बोल दिया है कि टी भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा कौन है? यहाँ प्रश्न यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, आप इसको सॉल्यूशन करते वक्त सही कर लीजिएगा, है ना। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, टी भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टी बड़ा है ना। तो इन दोनों का उत्तर देने के लिए इन दोनों से उत्तर ये प्राप्त होगा, अन्यथा ऐसे प्राप्त नहीं होगा। यानी दोनों का दोनों आपका आंसर क्या होगा? सही होगा, यानी इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, छूट गया था। क्या लिखा था कि भी टी भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, यहां छूट गया था, कौन छूटा हुआ है, ठीक है ना। इस कारण से ऐसा गड़बड़ हो गया था। टी भी डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है?
इस कथन की जानकारी के लिए, इस प्रश्न की जानकारी के लिए किस किस कथन का आवश्यकता होगा, तो आपका दोनों की आवश्यकता होगा। क्यों आवश्यकता होगा, तो देखिए टी जो है W से बड़ा है, तो टी W से बड़ा है ना। इसके बारे में तो पता नहीं है कि भी W से बड़ा है कि छोटा है। अब यहां से इस कथन से पता चलेगा कि भी मतलब W भी की बड़ी बहन है, W जो है भी की बड़ी बहन, यानी भी से बड़ा कौन है, W है। तो जाहिर सी बात, तो T से मतलब T जो होगा इन दोनों से बड़ा होगा, तो T इन दोनों से बड़ा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों का दोनों हमारा आंकड़ा पर्याप्त होगा, है ना। ये केवल दो, आपका केवल दो जो होगा, केवल एक ये गलत बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर ये नहीं होगा, आंसर दोनों होगा। अब देख लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग वाली, है ना। एन का जो ABCD का अक्षर जो होता है कैमा लेटर है। ABCD में अगर आप याद करिएगा, नहीं आपको पता है तो हम याद करवा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का एक सबसे अच्छा प्रश्न है ना। अगर आप सीधे दिशा से अगर चलिएगा तो EJOTY ऐसे करके याद कर सकते हैं, और उधर से याद करिएगा तब बगल कब होगा, ये आपका पूरा याद करने का तरीका है। और एक और है जो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अपने भाषा में जब हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां इसको कहानी बेस्ड से पूरा रटवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वहां पर हम बात करेंगे जब क्लासें चलेगी तब। अभी तो यहाँ सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर जो होता है ना, N 14वां नंबर होता है। ABCD में N 14वां नंबर होता है, Y 25वां नंबर होता है इसलिए 25, L 12 नंबर होता है तो L को 12, O 15 नंबर होता है इसलिए 15, N 14 नंबर होता है इसलिए 14 लिख दिया। तो यहाँ C कितना नंबर होगा, 3 होगा, O हो जाएगा 15, T होगा 20, ये वाला 20, है ना, ये वाला 15 और ये वाला 14। इस प्रकार से जो भी आपका ऑप्शन होगा यहाँ से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, 3, 15, 20, 20, 15 और 14। तो आपका आंसर इस प्रकार से ऑप्शन से देख लीजिए, उसको बना डालिए, ठीक है ना। चलिए इसको बना डाला तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से कथन निष्कर्ष पर दिया है। कथन निष्कर्ष की संख्या इसमें बहुत ज्यादा दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला कथन निष्कर्ष पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, भारत सरकार, यानी यह जो प्रश्न है इस प्रकार का कैसे बनाते हैं, यह सारा प्रश्न यहां से हम देखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। कथन क्या दिया है कि भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च बंद कर देना चाहिए। अब ये बात जो है, ये कथन और तर्क ये थोड़ा सा उलझन वाला पैदा करता है ना, कि आपके सोच पर यह निर्भर करता है कि आप कितना इस प्रश्न के बारे में सोचते हैं, है ना। तो इस पर देखिए कैसा, किस प्रकार से प्रश्न आएगा, कौन स्ट्रांग है कौन आपका वीक है, ये स्टेटमेंट की बात हम लोग करते चलेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं, फिर से एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसे खर्च बंद कर देना चाहिए, क्या यह सही है? अगर सही है तो कैसे सही है, अगर गलत है तो कैसे गलत है। तो देखिए इसी प्रश्न में इन दोनों का आंसर छुपा हुआ है, ठीक है ना। अगर लिखता है कि हाँ यह सार्वजनिक धन की बर्बादी है, और दूसरा लिखता है कि नहीं यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो पहला तो हम यहां पर अगर कहते हैं कि भारत को सीमा सुरक्षा पर अधिक जो पैसा खर्च कर रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। अगर मान लिया सपोज आपसे हम पूछते हैं, है ना, कि मान लिया जाए इस मुद्दा पर अगर बात की जाए कि अगर सीमा सुरक्षा, जितने भी व्यक्ति हैं, सैनिक हैं, हमारे देश के नौजवान हैं जो हमारे देश के बॉर्डर पर जाएंगे, है ना, वो सबको अगर वहां से हटा लिया जाए तो हमारे जो पड़ोसी देश, दुश्मन देश होंगे, वो सब क्या करेंगे, हमारे देशों पर आक्रमण कर देंगे। तो इनको अगर हम खर्चा नहीं करेंगे, है ना, खर्च नहीं कर देंगे, यानी इनको उस तरह का आपका जो है आर्म्स नहीं दे पाएंगे, बंदूकें नहीं दे पाएंगे, है ना, उनको जो है कि हम सुरक्षा प्रदान नहीं दे पाएंगे, खाना नहीं दे पाएंगे, है ना, उनके लिए कपड़ा नहीं दे पाएंगे, तो किस प्रकार से यह जो है कि उतनी चिलचिलाती गर्मी और धूप में वह कैसे रह पाएंगे, उतनी भयंकर ठंड होती है उसमें कैसे रह पाएंगे। तो ये सार्वजनिक धन की बर्बादी नहीं है, है ना। यहां पर हम कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा यहां पर ये जो है गलत दिया गया स्टेटमेंट है, कि बोला कि हाँ यह सार्वजनिक धन की बर्बादी है, ये गलत स्टेटमेंट है बाबू, ये सही नहीं है, है ना। यानी पहला जो स्टेटमेंट होगा मेरा गलत होगा। अब दूसरा कहता है नहीं, है ना,
या बंद कर देनी चाहिए? नहीं, बंद नहीं करनी चाहिए, है ना। हो सकता है जितना हो सकता है सहयोग और बढ़ाएं और उनको और सहयोग देकर हमारी देश की सुरक्षा करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ाते चले। तो नहीं, यह गलत है, बंद नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी राष्ट्र के हित में यह बात हो रहा है, पूरे राष्ट्र के बारे में हित में बातें जहां होती है तो वह किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे की बात होती है, पूरे समुदाय की बात होती है। इसलिए यहां पर यह क्वेश्चन जो होगा सही होगा, इसका तर्क। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। पहला तो आपका आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, ये प्रश्न जो है आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का सोच रहे हैं। अक्सर ये प्रश्न जो है ना, आपके अनुसार नहीं बनते हैं। अगर आप एग्जामिनर के साथ अगर चल रहे, उनके सोच के साथ चल रहे, तो क्वेश्चन का आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब यहाँ के बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन है 15 नंबर, है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी ये है कि ये जो है पॉइंट के बाद 6 नंबर की बात पूछ रहा है, पॉइंट के बाद 6 अंकों तक, दशमलव के 6-7 अंकों तक का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो ये ऑप्शन से नहीं बनेगा, ये आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। आपको बनाइएगा वर्गमूल निकाल के, तब इसका आंसर होगा। ऐसे मेनली जो होता है 1.414 होता है ना। तो आपको याद दिलाने के लिए हम बता देते हैं कि यहां से लास्ट वाला में जाइएगा, 14 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एक संख्या ये है, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो लिखिएगा लास्ट में 56, है ना। इससे एक कम लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.414, है ना। कितना? 1.414, ठीक है। देख लेते हैं √2 का मान, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 1.414 21356, ये आपका टोटल मान होता है। एक बार और फिर से देखिए, 14 में ये जो वैल्यू दिया हुआ है, 14 में 4 से मल्टीप्लाई करिए तो लास्ट का हो जाएगा 56, है ना। 14 को एक कम करिए तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा 13, और यहां ये 2 आपको लिख देना है, ठीक है ना। क्यों लिखना है? तो ये आपका याद रखना पड़ेगा 4 डिजिट तक दशमलव के, यानी ऐसे मेनली हम लोग याद रखते हैं √2 का 1.414 होता है ना। तो ये वैल्यू आपका पूरा पूछा था, 3 और 3 4 7 एक 8 डिजिट का वैल्यू पूछा था, वो आपका क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि इसमें भिन्न वाला को पहचानिए, यह कौन सा ऐसा भिन्न है। अब देखिए भिन्न में कौन सा है, यह जो है आपका फुल स्टॉप है, यह जो है आपका कॉमा है, और ये आपका सेमी कॉलम इसको बोलते हैं साहिब, है ना। तो ये हमारे जो भी होते हैं हमारे बुक्स में देखते होंगे, डेली लाइफ में ये क्वेश्चन आते रहता है। जहां भी आप बुक्स पढ़ते होंगे, इंग्लिश मीडियम वाला या इंग्लिश का कोई भी बुक होगा, इसमें ये सारी मतलब जो है आता है, जबकि ये कभी आप इंग्लिश बुक में नहीं देखे होंगे। यानी ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका ऑड होगा, ऑड मैन आउट यहां पर करना था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है विषम संख्या है, प्लस का साइन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर देखते हैं, अगला कैसे आएगा प्रश्न, वो सारा बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से ढेर सारा है, क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या है कि 84,500 रुपया का, यानी 84,500 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा, जबकि दर जो है छमाही संयोजन है ना। तो ये आपका सीआई का प्रश्न है, सीआई से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे इसी प्रकार से। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। यहां पर जो है सीआई का प्रश्न दिया हुआ है, और यहां जो है आपका वर्ग मूल निकालने के लिए दिया है ना, कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं, वर्गमूल यहां पर कौन नहीं हो सकता है, वर्गमूल हो, ठीक है। यहां पर कौन पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है कि कौन वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो देखिए ये दोनों प्रश्न जो है थोड़ा है सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। ये यहाँ छमाही संयोजन दे दिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब। छमाही संयोजन क्या कहता है ना, कि जब कभी भी आपका छमाही संयोजन दे, तिमाही संयोजन दे, चौमाही संयोजन या द्विवार्षिक दे, अर्धवार्षिक दे, इस प्रकार से दे, तो संयोजन का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6-6 महीना पर अगर आपका संयोजन लेगा, यानी ब्याज 6-6 महीना पर लेगा, तो बोला है क्या कि 1 वर्ष 6 माह में
प्रत्येक 6 माह पर लेगा, है ना, तो 1 वर्ष 6 माह में कितना ब्याज लेगा। तो देखिए जब कभी भी छमाही संयोजन हो, छमाही संयोजन में क्या होता है, दर आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। अगर द्विवार्षिक समय मतलब बोलेगा तो द्विवार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक 2-2 वर्ष पर, मतलब समय आधा हो जाएगा, दर दुगना हो जाएगा। अगर तिमाही संयोजन की बात बोलेगा 3-3 महीना पर लेगा, यानी 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, यानी 4 बार लेगा, है ना, 4 बार, तो दर कितना हो जाएगा, चौथाई, और रेट क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, है ना। चौमाही संयोजन के मतलब 4-4 महीना पर, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, तो 3 बार लेगा साल में, है ना, तो दर क्या हो जाएगा 1/3, है ना, और समय हो जाएगा 3 गुना। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन का हम हल करते चलते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं दोस्त। क्या है, प्रश्न बोला है छमाही संयोजन, और छमाही संयोजन की जहां तक बात होती है तो छमाही संयोजन में दर क्या होता है, तो दर जो होता है दुगना हो जाता है, सॉरी दर जो होता है आधा हो जाता है। दर आधा होगा तो कितना हो जाएगा 4%, रेट जो हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, यानी यहां से प्रतिशत निकल के यहां हो जाएगा, यानी 4%। समय क्या हो जाएगा, तो समय 2t हो जाएगा, यानी 1.5 वर्ष का 2 गुना करिएगा तो ये इतना वर्ष हो जाएगा, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि CI निकाल के बतलाइए। CI बराबर क्या होता है, तो CI बराबर होता है P × 1 + R बट्टा 100 के पावर T माइनस P, है ना। अगर आप P नहीं घटाइएगा तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, अगर आप P घटलाते हैं मतलब घटा देते हैं तो आपका CI निकल जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस से हम नहीं बनाएंगे, आसानी से बनाते चलेंगे। देखिए दोस्त 4% की दर से 3 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का CI निकालने के लिए एकदम आसान सा तरीका है। पहला बार में पहला का क्यूब करिए, फिर जो है स्क्वायर करके यहाँ 100 के पावर 2 से भाग दीजिए, यहाँ 100 से भाग दीजिए, प्लस 3R कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 3 वर्ष का CI निकालने का तरीका है दोस्त, है ना। तो 4% की दर से 3 वर्ष का निकालिए, तो 4 चौका 16 चौका 64, 100 के स्क्वायर यानी 4 से भाग दीजिएगा 4 अंक, तो ये हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16 और तिया करिएगा तो ये हो जाएगा 48, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12.4864। ये आपका क्या निकल के आया, पूरा CI निकल के आया। अब जो भी है सब आसानी से निकलते चलेगा। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मूलधन का तुलना मूलधन से, है ना, यानी 100 से कर देते हैं, और CI निकालना है तो 12.4864 से कर देते हैं, ठीक है ना। ये वाला 100 से ये वाला 100 खत्म। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है दोस्त, है ना, इसमें मल्टीप्लाई करिए, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा इतना, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा 0.008 होगा शायद, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी CI का जो प्रश्न है इस प्रकार से आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा। वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा समझिएगा। ये है आपका संख्या, संख्या का पहले हम वर्ग करेंगे और इसका इकाई अंक इधर लिख देते हैं, है ना, इकाई अंक। देखिए 0 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो 0 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा। 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना होगा, 4। 3 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना होगा, 9। 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना होगा, 6, यानी 4 चौका 16। उसी प्रकार से 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 25, यानी 5, है ना। 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, 6। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49। 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64। 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81। 10 का फिर वर्ग करेंगे हो जाएगा 100, है ना। उसी प्रकार से 11 का वर्ग करेंगे तो फिर हो जाएगा 81, मतलब 121, है ना, 121 हो जाएगा। इकाई अंक से मतलब है, दहाई अंक से मतलब नहीं है ना। 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144, है ना। इस प्रकार से देखिए, अगर यहां से बात करते हैं 014, यानी कहने का मतलब हो गया कि 10 के बाद जो संख्या होगा वह यहां से फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा इस पर नजर डालिए कि कौन सा पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो देखिए किसी भी संख्या के 0 के पावर में करिएगा तो 0 आएगा, 1 के पावर में करिएगा तो 1 आएगा, 2 के पावर में करिएगा तो इकाई अंक 2 4 आएगा, 3 के पावर में 2 करिएगा तो इकाई अंक 9 आएगा। यहां से देख लीजिए कि कौन ऐसा संख्या है जिसके अंक में यानी पिछला इकाई अंक में इसका जो संख्या मेल नहीं खाता है। तो देखिए 5 इकाई अंक आता है तो हाँ 5 का आता है हुआ, है ना।
6 किसका आता है, तो 6 6 का भी आता है और इसके बाद 4 का भी आता है इकाई अंक। 7 किसी का है, तो 7 किसी का नहीं है दोस्त, ये वाला नहीं है। 4 किसी का है, तो 2 का है और 8 का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्गमूल नहीं है, आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर इसी प्रकार से और भी आएंगे। बहुत सारा ऐसा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसान है। इसमें और ऐसा प्रश्न है, क्या लिखा है कि असमान भिन्न को चुनिए, है ना, ओडिसी, कथकली, हिप हॉप और भरतनाट्यम। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें सब शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम भी आपका एक प्रकार का नृत्य है। हिप हॉप जो है यह विदेशी डांस है, तो आपका आंसर यह नहीं होगा, यह ऑडमैन है बाबू, है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्गमूल अपरिमेय संख्या में हो सकता है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो तो वो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऐसा बहुत ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसको हम आज तक इतना ही तक रहने देते हैं। अगला फिर वीडियो आएगा, उसका इंतजार कीजिए, है ना। जल्द ही कल उसका वीडियो चलाएगा, है ना। उसमें हम और जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको करवाते चलेंगे। आज जो है 17 तक करवाए हैं, उसके बाद हम अगला दिन, है ना, 18, 19, 20 जो भी होगा उसको हम करवाते चलेंगे। आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, अगला दिन फिर अगले समय के साथ। आज के लिए इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।